पूरे कार्य भी आपके पास है। मेरे दाहिनी ओर श्री राकेश कुमार जी हैं। राकेश कुमार जी डायरेक्टर समाज कल्याण हैं और उनके दाहिनी ओर श्री जयराम जी हैं। बहुत धन्यवाद, जो कि समाज कल्याण में जॉइंट डायरेक्टर का कार्य कर रहे हैं। पहले मैं कुछ जो उपलब्धियां अभी तक की हुई हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा और साथ साथ अगले 6 महीने में या साल भर में जो टारगेट्स पूरे करने की चेष्टा है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपके कोई सवाल जवाब होंगे तो उनका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि समाज कल्याण के लिए किसी परिवार के बच्चे को या बच्ची को अच्छी शिक्षा मिल जाए, एक अच्छा रोजगार मिल जाए तो सबसे बड़ा कल्याण हो जाता है। उसके बाद में शायद हमें और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो परिवार स्वयं आगे निकलता है। इस गंभीरता को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभ्युदय नाम से योजना पिछले साल शुरू की थी। कोविड में शुरू हुई थी, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। इसके बहुत अच्छे परिणाम रहे, सफल रही और अब इस बजट में इसके लिए 30 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि आवंटित की गई है। इसके तहत अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, अब जैसा माननीय मोदी जी ने एक अच्छा शब्द दिया, हाइब्रिड पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन यूट्यूब और हमारे अपने वेबसाइट पे, ऐप पे बच्चे वीडियो देखते हैं, पठन पाठन की सामग्री देखते हैं, लेकिन साथ साथ हमने अनुभव किया कि बच्चों से आमने सामने टीचर का मिलना भी जरूरी है, बच्चों का एक दूसरे से मिलना भी जरूरी है, तब जाकर के आगे बात बढ़ती है। तो प्रत्येक जनपद में इस तरह के संपर्क केंद्र बनाए जा रहे हैं। 56 जनपदों में बन चुके हैं, जहां बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के बाद आते हैं उस कॉन्टैक्ट सेंटर यानी संपर्क केंद्र पे, और संपर्क केंद्र पे बच्चों को समस्याएं उनकी हल करना, प्रश्न पत्र देना, उसका हल निकालना और एक प्रतिभाग कंपटीशन का अनुभव उनको हो, इस पे काम किया जाता है। आने वाले समय में इसको और मजबूत हम लोग कर रहे हैं। अभी आईएएस और पीसीएस के लिए ये परीक्षा की तैयारी हो रही है। इसके सफल अनुभव के साथ में अब इसको जेईई, नीट के लिए भी करेंगे और अन्य जो सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए भी करेंगे। कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी की ये है कि बच्चों को, खासकर ऐसे बच्चे जो छोटे जनपद में हैं या अपने गांव में रहते हैं, उनको, क्योंकि वो कोचिंग के लिए लखनऊ, प्रयागराज या दिल्ली, गाजियाबाद नहीं जा सकते हैं, वो पीछे नहीं छूटने चाहिए। हर बच्चे को उसके घर पे ही, घर के नजदीक ही अच्छी से अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था मिलना चाहिए। दूसरा बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, समाज कल्याण विभाग के कार्यों में पिछले 5 सालों में बहुत प्रगति हुई। आधार के साथ लिंक किया गया लाभार्थियों को, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी को पूरी तरीके से लागू किया गया, जिसका परिणाम यह है कि जिसको हम लोग स्कीम टारगेटिंग बोलते हैं, यानी सही व्यक्ति को योजना का लाभ मिले और गलत व्यक्ति उसका लाभ ले ना जाए, इसमें बहुत सुधार हुआ और विभिन्न मदों में जो खर्चा था वो कम भी हुआ या सही दिशा में पहुंचा। अब इसको आगे और अगले ऊंचाई पे हम लोग ले जा रहे हैं, जिसमें पहले जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, लगभग हर चीज आज सॉफ्टवेयर पे या पोर्टल पे है, लेकिन जब सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो कुछ कठिनाइयां आती हैं और आप और हम भिन्न भिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं और हम लोग को सॉफ्टवेयर वही पसंद आता है जो हमेशा बेहतर होता रहे। तो ये सॉफ्टवेयर वृद्धावस्था पेंशन का, बच्चों की छात्रवृत्ति के पेंशन का और विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं, पोर्टल हैं, उसके लिए हमने एक आईटी सेल का गठन किया है समाज कल्याण निदेशालय में, जो निरंतर प्रयास करेगा कि हमारे यूजर एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर की भाषा में अच्छे से अच्छा हो। और ये काम कभी भी पूरा नहीं होगा कि हो गया, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर निरंतर हमेशा अच्छा होना चाहिए। जो काम हो रहे हैं उसमें हमारा प्रयास है कि किसी भी प्रकार भ्रष्टाचार का कोई स्कोप ना बचे। आपने पीछे देखा कि प्रणालीगत व्यवस्थाएं ऐसी की गई जिससे भ्रष्टाचार की संभावना को समाप्त किया गया या मैं कहूं कम किया गया। साथ साथ भ्रष्टाचारी अगर कोई है बचा हुआ या अभी भी कोई सोचता है भ्रष्टाचार कर सकता है,
तो उसको पकड़ने के लिए एंटी करप्शन यूनिट हमने समाज कल्याण निदेशालय में गठित की है। वो अपना काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है। और आपने ये भी अभी देखा होगा कि ऐसी अब परिस्थिति नहीं है कि कोई शिकायत करे और तब हमें कहीं मिले। हम स्वयं अपने डिपार्टमेंट के इंटरनल ऑडिट लगातार कर रहे हैं कि लाभार्थी जो हैं वो सही हैं या नहीं, प्रक्रिया भी सही अपनाई गई या नहीं। तो किसी को शिकायत करने की नौबत नहीं आएगी। हम स्वयं अगर कोई कमी विभाग में आ रही है या सिस्टम में आ रही है तो उसको पकड़ने की स्थिति में है। और अभी हाल में एक होम्योपैथिक विश्वविद्यालय बोर्ड से संबंधित एक प्रकरण आया जिसमें कि बहुत कठोर कार्रवाई भी की गई, एफआईआर भी दर्ज की गई है और ईओडब्ल्यू से इन्वेस्टिगेशन के लिए उसमें संस्तुति भी की गई है। सो आने वाले समय मुझे लगता है कि सिस्टम को सुधार करके भ्रष्टाचार की संभावनाओं को हम लोग लगभग पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। और उसके बावजूद पुराने या नए कोई ऐसे मामले हैं, चोर की सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए, ऐसी गड़बड़ी हुई है तो उनको सजा निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत बड़ा काम ये किया गया है, पिछले नवंबर में एक उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया गया। समाज कल्याण विभाग या समाज कल्याण या सोशल जस्टिस का हकदार कौन है? ये 1949-50 में जब हमें संविधान मिला, बाबा साहब ने जो दिया, उसमें शुरुआत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात थी, फिर ओबीसी की बात आई, फिर महिलाओं की बात आई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात भी आई। लेकिन एक ये छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण समूह छूटा हुआ था, किन्नर या ट्रांसजेंडर का। और इनके कल्याण के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले नवंबर में एक बोर्ड बनाया था, उसकी नियमित बैठकें हुई और अब किन्नर समाज के कल्याण के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सबसे पहला काम जो हो चुका है इसमें, जो वृद्धाश्रम हमारे बने हुए हैं समाज कल्याण विभाग द्वारा, उसमें मेल और फीमेल को लेने का तो प्रबंध था, लेकिन ट्रांसजेंडर को लेने का प्रबंध नहीं था। तो अब वरिष्ठ नागरिक यानी 60 साल के ऊपर के जो थर्ड जेंडर के साथी हैं वो भी इसकी सेवा ले सकते हैं, ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। साथ साथ किन्नर समाज के लिए गरिमा गृह के नाम से हम लोग प्रत्येक मंडल में एक गृह बना रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजना है जिसमें कि ऐसे किन्नर समाज के लोग जो गरिमा गृह में शिफ्ट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था होगी। क्योंकि किसी भी समाज के लिए और खासकर किन्नर समाज के लिए भी दो तरह के कल्याण हो सकते हैं। एक मेन स्ट्रीमिंग के बिल्कुल सामान्य लाइफ में उनको लाएं, वो जॉब करें, बिजनेस करें, कोई काम टैक्सी चलाएं, चाहे मैनेजर बने, चाहे और बड़े बिजनेस करें, जो कि एसिमिलेटिव है, साथ समावेशी काम है। दूसरा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके समावेश में भी समय लगेगा, तो तब तक वो क्या करें, और उनके रहने के लिए सम्मानजनक तरीके से गरिमा गृह बनाए जा रहे हैं और उस गरिमा गृह में उनको स्किल दी जाएंगी, हुनर सिखाया जाएगा, जिससे कि वो फिर मेन स्ट्रीम में आ जाए। तो कुल मिलाकर के किन्नर समाज को हम लोग को आपको मिलकर पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम में लाना है और मीडिया का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा। पिछले कुछ समय में मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा भी किया है किन्नर समाज की मेन स्ट्रीमिंग में। और कहते हुए मुझे दुख होता है कि 10 साल या 15 साल पहले की बात याद करिए तो मेन स्ट्रीम सिनेमा आदि में ही हिजड़े शब्द को एक गाली की तरह या मजाक की तरह इस्तेमाल किया जाता था, फिल्मों में ऐसे पोर्ट्रे किया जाता था। बट ये संवेदनशीलता अब हमारे पूरे समाज में आई है और उसको हम लोग को और आगे बढ़ाना है। और अंतिम बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो जो विभिन्न योजनाएं हमारी हैं, अब ज्यादातर जैसे मैंने बताया ऑनलाइन हो गई। तो ऑनलाइन में लोग फंस जाते हैं कई बार कि मुझसे नहीं हो रहा, ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं पाते हैं। तो उसका हल निकालने के लिए एक कॉन्टैक्ट सेंटर अगले 3 महीने में तैयार हो जाएगा, जो कि निदेशालय पे काम करेगा। और कोई भी व्यक्ति जो ऐसे अटक जाता है वो उस पर कॉल करके, पर मैं कॉन्टैक्ट सेंटर इसलिए बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अन्य संचार साधन से भी संपर्क हमें कर सकते हैं और हम उनकी मदद इस प्रकार कर पाएंगे। तो ये इसलिए है कि जो हमारे लाभार्थी हैं या बिजनेस की भाषा में बोलो तो क्लाइंट हैं, उनके हम अच्छे से अच्छे उनको सेवा दे पाएं और जो कमियां वो हमको बता रहे हैं, फीडबैक हमको मिल रहा है, उससे हमको अपने सॉफ्टवेयर को या पूरी प्रक्रिया को
अच्छा करने का एक फीडबैक मिलेगा और हम उस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे। कुल मिलाकर के एक सेवा की ओर हमें केंद्रीकृत होना है, सर्विस ओरिएंटेशन विकसित करना है। पहले से बहुत सारी है, समाज कल्याण विभाग को तुम्हें बोलते हैं, उसका नाम मदद विभाग या सहायता विभाग होना चाहिए, क्योंकि सबके सहायता का ही ये विभाग है, लेकिन उसको और सुव्यवस्थित करने के लिए हम लोग आने वाले समय में ऐसी प्रणाली बना के रख लेंगे जिससे निरंतर हर महीने हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को, यूजर एक्सपीरियंस को और अच्छा करते रहें। इतनी बात मैं बताना चाहता था। अब मैं आदरणीय राज्य मंत्री जी श्री संजीव कुंवर जी से अनुरोध करूंगा कि जो ट्राइबल वेलफेयर पे, जनजाति कल्याण पे कार्य हो रहा है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। और हम दोनों साथियों का ये भी सौभाग्य कि हम अभी पालघर महाराष्ट्र में आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे, उन्होंने एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रखी थी, मंथन शिविर रखा था। उस 2 दिन में जितना कुछ सीखने को हम दोनों मंत्रियों को मिला शायद 6 महीने में नहीं मिल सकता था, और एक अच्छी मजबूत योजना के साथ हम लोग उस पर काम करेंगे। आदरणीय मंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे सम्मानित पत्रकार भाइयों, मैं समाज कल्याण जनजाति मंत्रालय देख रहा हूं और हमारे स्वतंत्र प्रभार माननीय सिंह जी हैं, हमारे विभाग के अधिकारी हैं। खासकर हमें जो जनजाति मंत्रालय दिया गया है, पूरे प्रदेश में 13 जनपद में जनजाति पाए जाते हैं। उनके कल्याण के लिए जो हमारी प्रदेश सरकार की योजनाएं जो चल रहा है, और ख़ासकर इसमें हमारे जो जनपद सोनभद्र में मूल रूप से वनाधिकार, जो जंगल में रहने वाले, निवास करने वाले, सैकड़ों साल से जो उसमें घर मकान बना करके रह रहे हैं, उनको भौमिक अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये भारत सरकार का एक कानून है, वनाधिकार कानून, जो 2006 से लागू हुआ है। तो उसमें दावा दाखिल करके उन सभी आदिवासियों को, उनको पट्टा के माध्यम से उनको वनाधिकार का, उनको भौमिक अधिकार दिलाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी तर्ज पर पूरे प्रदेश में 13 जनपद में ये कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोग प्रयास है, हमारे विभाग का भी प्रयास है कि 15 नवंबर तक हम लोग ये कार्यक्रम को, जो है कि वनाधिकार कानून को, हम लोग अपने जो जनजाति समाज के लोग हैं, जो वंचित हैं और जिनको भौमिक अधिकार नहीं मिल पाया है, उनको भौमिक अधिकार दिलाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही बात रखी। इसको थोड़ा मैं और विस्तार से बता दूं कि समस्या क्या है और हल भी इसका क्या है। किन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी जनरल में या शेड्यूल कास्ट में, 2 विभागों की मैं बोल सकता हूँ। ओबीसी कल्याण भी छात्रवृत्ति देता है, माइनॉरिटी भी छात्रवृत्ति देता है, लेकिन पोर्टल एक ही है। तो कुल मिला के सरकार के लिए, मतलब बच्चों के लिए एक ही चीज़ है। इसमें 2 चीज़ों से बच्चों को परेशानी हो रही है इसमें, कि जो राज्यांश है वो अलग खाते में बच्चों के जा रहा है और केंद्रांश अलग से जा रहा है। तो कई बच्चों के मन में संशय हो जाता है कि मेरे पास पैसा कम आया। हालांकि उनके पास SMS अपडेट हुआ जाता है, लेकिन कई बच्चों को नहीं पता होता है, जिसके लिए अभी दिल्ली में भी ये चर्चा हुई कि पहले की तरह केंद्रांश और राज्यांश दोनों को एक साथ ही बच्चे के खाते में डाला जाए, चाहे 15 दिन बाद जाए, लेकिन जाए एक साथ, जिससे बच्चे के मन में कोई कंफ्यूजन ना हो कि मुझे कम पैसा मिला। तो इस पे विचार हो रहा है। केंद्र सरकार, मैं पूरा जवाब दे दूं जी। दूसरी बात इसमें आती है कि एक प्रायोरिटी बनी हुई है। ऐसे सबसे पहले छात्रवृत्ति मिलती है जो बच्चे सरकारी प्रतिष्ठान में पढ़ रहे हैं, दूसरा जो अनुदानित पढ़ रहे हैं, और तीसरा जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। तो पहले 2 तक तो सबको मिल जाता है, जहाँ तीसरी श्रेणी आती है कुछ बच्चों को नहीं मिल पाता है। और इस वर्ष से यही चेष्टा है कि बच्चों को शुरू से मालूम हो जाए अप्लाई करने के बाद ही कि आपको छात्रवृत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हमको बजट पता है, हमें कैलकुलेशन पता है, जिससे कि अगर उसको नहीं मिलनी है तो वो निर्णय ले सकता है कि मैं और क्या करूं, मैं एजुकेशन लोन लूं या क्या करूं, ना कि उसको अप्रैल में मालूम हो कि आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
इसीलिए इस वर्ष से बच्चों को बहुत समय से बता दिया जाएगा कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल अनुमन हुए या नहीं हुए, जिससे कि बच्चे निर्णय ले सकें कि वो सरकार की स्कॉलरशिप पे रिलाय करें या उनको अपनी निजी व्यवस्था करनी होगी। जी, जो तबादला नीति है उसी के दायरे में रहते हुए समाज कल्याण विभाग में ट्रांसफर्स किए गए और बहुत ही छोटा मोटा कोई किसी को शिकायत है, अन्यथा कहीं किसी को शिकायत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और शिकायत जो है जवाब नहीं, हमारे यहाँ से ऐसा नहीं है। आप नहीं, तो आप डिटेल दीजिएगा। ऐसा इस लिस्ट में तो ऐसा नहीं हुआ है। जो तबादलों में, क्योंकि मेरे पास स्वतंत्रता पूर्वक लोग आ जाते हैं और सभी अधिकारियों से भी मैं सीधे व्हाट्सएप से जुड़ा हूं, तो जिसकी भी शिकायत थी वो विभाग को बताता है या मुझे बताया था सीधे, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है, आराम से बताते हैं लोग। जो समस्या केवल आई है वो बहुत कुछ टीचर्स के ट्रांसफर हुए आश्रम पद्धति स्कूल से, विषय के हिसाब से हमें करने पड़े, लेकिन उनको भी डायरेक्टर साहब को निर्देशित किया है कि किसी को अगर ज्यादा कष्ट है, दूर ट्रांसफर हो गया तो उसको हम फिलहाल स्थगित कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम आउटसोर्सिंग के जरिए लेंगे। यूपीएससी से नए टीचर्स आ रहे हैं। हमारा मानना ये है कि अगर हमारे कर्मी के चेहरे पे मुस्कान है तो हम उससे काम ले पाएंगे, अगर उसका चेहरा उतरा हुआ है तो हम उससे काम नहीं ले पाएंगे। तो हम हर एक को प्रसन्न देखना चाहते हैं नियम के दायरे में रहते हुए, जिससे उनसे हम खुशी से काम ले पाए। जी, आंकड़े तो मैं आपको दे दूंगा जरूर। जी, शादी अनुदान योजना के संबंध में बताना चाहूंगा कि ये 2 योजनाएं हो गई थी। एक जिसमें 20,000 या 20,000 रुपए दिए जाते थे और दूसरी सामूहिक विवाह योजना जिसमें कि 51,000 का प्रावधान है। तो ये दोनों योजनाएं एक साथ चलाने का औचित्य न देखते हुए जो 20,000 वाली योजना है उसमें इस वर्ष का बजट आवंटित नहीं किया गया है। कागज में अभी योजना एग्जिस्ट करती, उसको भी हम लोग पोर्टल से हटा चुके हैं और अब जो ज्यादा धनराशि की योजना है 51,000 की, वो लागू रहेगी। नहीं, 100 दिनों में नहीं, लेकिन मैं इससे शादी की अगर बात करें तो मैं मैं बता रहा हूँ, तो जब पुलिस कमिश्नर कानपुर था तो वहाँ पे एक शादी अनुदान के संबंध में शिकायत आई थी, उसकी जांच हुई। श्री आलोक तिवारी जी डीएम थे और शायद 11-12 लेखपाल उसमें सस्पेंड हुए और कार्रवाई उसमें हुई। और उस सबक से अभी हम लोग ने निर्णय ये लिया, मेन जो प्रॉब्लम आती थी उसको हल किया गया है कि अब जहां भी सामूहिक विवाह होगा तो जो विवाह पंजीकरण अधिकारी एडीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, वो वहीं पे ही बैठेंगे और वहीं पे ही विवाह का पंजीकरण कर दिया जाएगा। इससे अभी क्या होता था कि विवाह होता था और फिर जाते थे पंजीकृत कराने, फिर पैसा रिलीज होता था, तो जहां भी विलंब होगा तो वहां पे भ्रष्टाचार की संभावनाएं आ जाएंगी। अब वो प्रमाण पत्र वहीं पे ही मौके पे मिल रहा है और आने वाले समय में बिल्कुल मौके पे वहीं मिलेगा। तो जब प्रमाण पत्र मौके पे मिलेगा तो सारा परीक्षण भी हो चुका होगा और मुझे लगता है कि उससे 80-90% स्कीम टारगेटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हालांकि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये चोर सिपाही का खेल है। हमको लगातार कोशिश करनी है कि हमारी स्कीम टारगेटिंग अच्छी हो, भ्रष्टाचार की संभावनाएं अगर कोई सांस भर की भी बची है तो उसको दूर करना है। इधर से जी, वृद्धावस्था पेंशन के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि वो बोलता हूँ आश्रम पद्धति स्कूल, पहले एक अभी लेते हैं।
इनका जवाब दे दूं मैं पहले। ये बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू आपने उठाया। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों की सेवा ये सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और इसमें प्रत्येक जनपद में न्यूनतम एक वृद्धाश्रम बना हुआ है। उनकी व्यवस्था लगभग अच्छी, जितना मैंने निरीक्षण किया, लेकिन उसको और अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि वरिष्ठ नागरिकों के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी रक्षा के लिए कानून बनाया गया और उस कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें हमें बहुत तेजी से काम करना है। और उसके लिए मूल रूप से वरिष्ठ जनों को केवल वृद्धाश्रम में रखने की बात नहीं है, उनकी सुरक्षा की बात भी है, स्वास्थ्य की बात भी है और साथ साथ उनके बच्चे उनसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये बात भी है। इसमें प्रत्येक एसडीएम की अध्यक्षता में एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है जिसको निर्देश है कि केवल 3 महीने के अंदर वो उनको निर्णय देना है और पुत्र पुत्री मतलब बच्चों को और माता पिता दोनों को वकील की जरूरत भी नहीं है, सीधे वो अपनी बात को रख सकते हैं। और अगर आपको याद हो, मैं कानपुर में था तो एक प्रकरण हुआ था जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक को बच्चों ने घर से निकाल दिया था, उनको प्रवेश कराया गया था। वो मैंने नहीं प्रवेश कराया था, मैं गया था, लेकिन एक एसडीएम का ऑर्डर था, जिस एसडीएम के ऑर्डर पे वो किया गया था। तो ये जो एसडीएम्स के ट्राइब्यूनल हैं इनको और हम लोग तेज कर रहे हैं जिससे कि वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे हम विकास की ओर बढ़ेंगे उनका अनुपात बढ़ेगा और उसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार और तत्पर रहेगी। जी भैया। गरिमा गृह वैसा मतलब फ्लैट नहीं है। गरिमा गृह जैसे वृद्धाश्रम बनाते हैं हम या अनाथाश्रम बनाते हैं उस तरह से गृह है, शेल्टर है। हाँ, शेल्टर कहना अच्छा, लेकिन गरिमा गृह नाम से ही केंद्र ने इस योजना को, हाँ, यस, इट इज अ प्लेस फॉर कलेक्टिव लिविंग, है ना जी। तो उस गरिमा गृह में रहने की अब सवाल है तो सुन लीजिए। गरिमा गृह में रहने की, खाने की, सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं वहां पे हैं और अस्थायी निवास के लिए है जब तक कि हम उनको हुनर दे करके, स्किल दे करके या परिवार के साथ इंटीग्रेट करके वापस नहीं कर सकते। जी दूसरे सवाल को पहले लेते हैं। जो बच्चों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है उसके लिए अभ्युदय योजना के तहत एक हाइब्रिड व्यवस्था है। सबसे पहले मैंने यही पॉइंट बताया था जिसमें कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे। ऑनलाइन मतलब सबको अवसर की समानता है। जो बच्चे टैब या फोन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको समाज कल्याण विभाग उनकी पात्रता के अनुसार टैब और इंटरनेट देगा। इस पूरे अम्ब्रेला को, इस छतरी योजना को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का नाम दिया गया है और इसके साथ साथ संपर्क केंद्र प्रत्येक जनपद में बनाए जा रहे हैं। 57 जनपदों में बन चुके हैं क्योंकि जब 2 साल ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो अनुभव किया गया कि केवल ऑनलाइन से भी काम नहीं चल सकता है। बच्चा 5-6 दिन ऑनलाइन पढ़े, फिर एक दिन क्लास में भी आए और दोनों का जब समागम होगा, हाइब्रिड व्यवस्था होगी, तब बच्चे अच्छा पढ़ पाएंगे। आपका पहला सवाल जो छात्रवृत्ति के संबंध में है, छात्रवृत्ति में एक नेशनल पोर्टल बना हुआ है जिसपे बच्चे अपना अप्लाई करते हैं और सारे स्टेक होल्डर्स, कॉलेज, समाज कल्याण अधिकारी सब उस पर काम करते हैं। उसमें पोर्टल कैलेंडर के मुताबिक खुलता है, बंद होता है, जब बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आपने सही कहा, इसमें परेशानी ये आती कई बार कि पोर्टल कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनका शेड्यूल ही लेट चल रहा होता है और वो पीछे छूट जाता है। तो इस संबंध में हमने अपने निदेशालय में एक IT सेल का गठन किया है जो कि यूजर एक्सपीरियंस या यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर की भाषा में UX UI अच्छे से अच्छा हमारा होना चाहिए। और हमको मालूम कैसे होगा कि प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने एक कॉन्टैक्ट सेंटर बनाने का निर्णय लिया है जो अगले 3 महीने में चालू हो जाएगा। उससे बहुत पहले हो जाएगा लेकिन मैं 6 महीने की योजना में है इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ लोग फोन करके व्हाट्सएप से या किसी भी संचार माध्यम से बताएंगे
बच्चे या वृद्ध कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर में, आप समझते हैं इस बात को, और वो निरंतर सॉफ्टवेयर को हम यूजर फ्रेंडली बनाने का प्रयास करेंगे। जी, वृद्धावस्था पेंशन से लगभग पूरा राज्य को देखें तो 60% लोगों को की लिंक हो चुकी है आधार के साथ, 40% बचे हैं। अब इस समय वृद्धावस्था पेंशन देने का समय आ गया है, तो प्रतिदिन हम लोग कितना 10-10 हजार जारी कर रहे हैं, हाँ 10 लाख, हर हफ्ते करीब 10-10 लाख वृद्धों के खातों में पैसा जा रहा है। अब आने वाले समय में 1 महीने क्या होगा कि कोई वृद्ध जिनको जानकारी नहीं थी और वो छूट रहे होंगे, तो हम जो हर ग्राम सभा में ग्राम सहायक बनाए गए हैं, हमारे समाज कल्याण के जो अधिकारी हैं, वो घर घर जाकर के उनकी आधार सीडिंग कराएंगे, जिससे हमें मालूम होगा कि हम 80, 90, 100 कितने प्रतिशत तक पहुंच पाए। तो आपके सवाल का बहुत एक्यूरेट जवाब शायद 1 या 2 महीने बाद मिलेगा। ऐसे लोग जो कि वृद्धावस्था पेंशन तो उनके नाम से ड्रॉ हो रही थी और शायद उनकी मृत्यु हो गई है, हमें सूचित नहीं है, या वो नाम ही नहीं था, ये जब आधार लिंकिंग पूरी हो जाएगी तब होगा, जिसमें शायद अभी 2 महीना लगेगा। कैंप अगर कहीं ऐसा हो तो जी, जो आवासीय विद्यालय समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए थे, आश्रम पद्धति स्कूल उनको हम लोग बोलते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे कहीं पे हैं, कहीं पे अन्य महापुरुषों के नाम पे हैं। पहले जवाब अभी छोटा सा, तो सभी स्कूलों का संचालन शुरू हो गया है। जो बच्चे 11वीं 12वीं में आने हैं वो अब आना शुरू हुए हैं, क्योंकि रिजल्ट अभी 10वीं का जस्ट आया है। उसमें सीबीएसई बोर्ड के भी कुल हैं। ऐसा अगर कहीं हो आप बताइए। मैं नहीं, प्रयागराज में संचालित है, मैं आपको आज ही की फोटो दिखाऊंगा सुबह की प्रार्थना की। तो हाँ, कहीं अगर वैसे कहीं भी नहीं ऐसा, लेकिन अगर हमारी सूचना में कोई त्रुटि तो आप बता दें। और सभी स्कूल हमारे चालू हो गए हैं। हाँ, आश्रम पद्धति स्कूलों को हम लोग और अच्छा और ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। इसको मैं जान के अभी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने बाद या जब ये योजना परवान की ओर आए तब हम इस बात करेंगे। लास्ट 1-2 सवाल और लेते हैं, अंतिम दूसरा सवाल। जी, आप क्या कह रहे थे ना? जी, नहीं, आप आगे का पूछ रहे हैं या अभी तक का पूछ रहे हैं? मतलब आप पूछ रहे हैं कल की हेडलाइन क्या होनी चाहिए? जरूर जरूर, मेरे ख्याल से कल की हेडलाइन 2 चीजों में होनी चाहिए। पहला, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन संपर्क केंद्र से पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, और इस चीज को हम लोग आगे बहुत तेज कर रहे हैं। दूसरा, जितने भी हमारे सहायता वाले काम हैं, छात्रवृत्ति आदि, वो सब सॉफ्टवेयर से हैं, तो सॉफ्टवेयर को यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार की अगर कोई संभावना बची हुई है तो उसको विभाग खुद लेंस लेकर के ढूंढेगा और उसको दूर करेगा। अंतिम सवाल। जी, जी, ठीक, जी। पहला सवाल, जो आवासीय विद्यालय हैं वहां पे अगर टीचर, प्रिंसिपल, अधीक्षक निवास नहीं करेंगे तो आवासीय विद्यालय रहा ही क्या, जिसके लिए ये डायरेक्टर साहब ने पुनः निर्देशित किया है कि वहीं पे निवास करेंगे और उसकी कंप्लायंस भी कराई जा रही है। कुछ जगहों पे समस्या ये है कि वहाँ पे आवास कम है, तो वहाँ पे जेन्युइन, हाँ लखनऊ में है,
जहाँ पे जेन्युइन समस्या है, कुछ जगहों पे ऐसा प्रबंध भी हमने किया, खुशी से लोग कर रहे हैं। जो बच्चों के छात्रावास है उनमें कमरा भी बना है जहाँ पे सीनियर रहे, टीचर रहे, तो ऐसे टीचर महिला या पुरुष जो अकेले रहते हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं। पर ये इस पे काम अधूरा है, मैं हाँ स्वीकारता हूँ काम अधूरा है, इस पे काम आगे हो रहा है तेजी से। जनसंख्या 2011 के सेंसस से करीब 11 लाख कुछ थी। हाँ, अब प्रोजेक्टेड जनसंख्या जो है वो 13.5 लाख के आसपास है। क्योंकि 2021 का सेंसस नहीं हुआ है तो प्रोजेक्टेड जनसंख्या 13.5 लाख करीब है। जी, बहुत बहुत आभार, आपने धैर्यपूर्वक हम लोग की बातों को सुना और अनुरोध है कि कभी भी सवाल दाग सकते हैं, अन्यथा भी, और खासकर जहां भी कहीं आपको कोई कमियां दिख रही हैं तो ज़रूर बताएं, जिससे हम लोग को उनको दूर करने में आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।